विद्यार्थी लोग, हम लोग आज जो है मेंडल से संबंधित 12वीं क्लास मैट्रिक क्लास में भी काम आएगा, उससे संबंधित कुछ हम आपको एग्जाम के लायक बातों को बताने जा रहे हैं। जैसे समझिए, ध्यान दीजिए कि मेंडल एक वंशागति के नियम के प्रतिपादन करने वाले जीव वैज्ञानिक थे। मेंडल पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हम लोग उनके द्वारा दिए गए पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुछ नियमों का यहाँ पर वर्णन करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। परीक्षा में पूछता है, जैसे मान लिया मेंडल के नियम में आया एलील। एलील क्या होता है? एलीलोमॉर्फ भी बोलते हैं। यानी मेंडल ने मटर के पौधे में 7 विपरीत गुणों के जोड़े को खोजा था। जैसे लंबा का नाटा, गोल का धुरीदार, अक्षीय का शीर्षांश, हरा का पीला, पीला का हरा, बैंगनी का सफेद। इस प्रकार से लंबा का नाटा, ये 7 जोड़ी विपरीत गुणों के जोड़े को एलील या एलीलोमॉर्फ के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में अगर 2 अंक का सवाल लिख सकते हैं या 3 अंक में भी बना सकते हैं। इन सभी जोड़ियों का नाम लिख दीजिए। तो विपरीत गुणों के जोड़े को एलील कहा जाता है। मटर में ही नहीं, किसी भी वनस्पति या किसी भी जंतु में यह नियम लागू होता है। अब आते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक और टेस्ट क्रॉस, जैसे मान लिया कि यहां पर देते हैं हम लोग लंबे मटर को बड़ा टी से और नाटे मटर को छोटा टी से क्रॉस करने के बाद F1 पीढ़ी में आपको इस तरह के पौधे प्राप्त होते हैं जो संकर लंबे हुए। अब इन्हें क्या करते हैं कि हम इन नए जनरेशन को, F1 नया जनरेशन हुआ, इन्हें हम यहां पर लेंगे, इनका क्रॉस हम पूर्वजों के प्रभावी गुण लंबे से करेंगे, फिर इनका नए जनरेशन का क्रॉस पूर्वजों के अप्रभावी गुण से करेंगे। यह कहलाएगा आपको बैक क्रॉस। बैक क्रॉस। लेकिन अगर हम नए जनरेशन का क्रॉस केवल अप्रभावी गुणों के साथ करते हैं तो इसे हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानेंगे। यही है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आगे बढ़िए, प्रभावी एवं अप्रभावी गुण, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। प्रभावी गुण में जैसे लंबे नाटा, यहां देखिए इसी में अभी उत्तर छिपा हुआ है। लंबे कद के मटर के और नाटे कद के मटर के पौधे का संकरण कराने के बाद F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ, ये बड़ा आगे टी है, छोटा टी पीछे है। यानी नाटा गुण इसमें छिपा हुआ है, लेकिन देखने में लगता है लंबा। नाटा गुण यहां दब गया। तो जो गुण आपको लंबा गुण उत्पन्न हुआ F1 पीढ़ी में, उसे हम कहेंगे प्रभावी, डोमिनेंट। एंड जो गुण दब जाता है, जैसे ड्राफ्ट नाटा गुण यहां पर क्या हो गया, दब गया, इसे हम कहेंगे, आपको यहां दिया गया है रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी गुण के नाम से जाना जाता है। तो F1 पीढ़ी में जो गुण आ गया वो हो गया प्रभावी, और जो दब गया है वह है अप्रभावी। हालांकि नष्ट नहीं होता, दब जाता है। तब आगे आते हैं आपको नंबर 4 में फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब इसको क्रॉस करने के बाद फिर हम यहां से एक बात लेते हैं कि तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात हुई, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पर इस तरह के पौधे हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह के 4 में क्रॉस करने के बाद F2 दूसरा जनरेशन में इस तरह के कुछ पौधे आते हैं, इस तरह के आते हैं। अब देखिए इनको क्रॉस करने के बाद हमेशा लंबा ही पौधे बनते रहे। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद हमेशा लंबा, कभी नाटा, कभी लंबा, कभी नाटा पौधे दिखाई देते रहे। इनको क्रॉस करने के बाद हमेशा नाटे कद के पौधे ही दिखाई देते रहे। तो इसे शुद्ध अशुद्ध का पता चलता है जीन के आधार पर। तो इसको कहते हैं जीनोटाइप। देखिए यहां पर दिया है जीनोटाइप। लेकिन देखने के आधार पर 3 को लंबा लग रहा है, जिसमें 2 संकर लंबा है और 1 शुद्ध लंबा है, 1 नाटा है। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 1 हुआ शुद्ध लंबा, 2 हुआ संकर लंबा और 1 है शुद्ध नाटा। इसको हम कहेंगे फिनोटाइप। तो देखने के आधार पर जो अनुपात मिला फिनोटाइप, और जीन की संरचना के आधार पर जो अनुपात मिला उसे कहा जाता है जीनोटाइप। अब आपको यहां पर आते हैं F1 F2, फर्स्ट एंड सेकंड फिलियल जनरेशन इसको कहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फिलियल जनरेशन, यानी इसका अर्थ यही होता है कि यहां पर देखिए 2 पूर्वजों को, इसमें एक प्रभावित है, प्रभावित क्रॉस करने के बाद ये पहला पीढ़ी हो गया, यानी फिलियल फर्स्ट, युवा सेकंड, दूसरा फिलियल सेकंड। इसको फिलियल माने वंश होता है, पीढ़ी, खानदान। इसको फिलियल F के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे कहा जाता है फिलियल, यानी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन, इसी को नाम से जाना जाता है। ऐसे देखते हैं ना कि 5G 4G, 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, 6th जनरेशन, माने वंशज होता है, वंश होता है। अब यहां पर देखिए विपुंसन क्या होता है, इमैस्कुलेशन। विपुंसन माने होता है कि मान लिया कि कोई भी द्विलिंगी पौधा है। हम जानते हैं कि किसी द्विलिंगी पौधा
के अंदर स्त्री केसर पुंकेसर दोनों हो, तब उसका नाम द्विलिंगी पुष्प कहला जाएगा। तो अब बात यह है कि अगर हम स्वपरागण इनमें करवाते हैं, एक ही पौधा के फूल या एक ही फूल के बीच, तो जनरेशन नहीं बदलती, हाइब्रिड नहीं होता। हम दो फूल लेंगे अलग अलग, अब एक स्त्री केसर होगा, एक का पुंकेसर, तो ऐसे दो पौधे के अलग अलग फूल के स्त्री केसर अलग, पुंकेसर अलग, इनके बीच क्रॉस करने से जो बात समझी जाती है उसे हम पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इसी से जनरेशन बदल जाता है, न्यू जनरेशन, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हम लोग किसी पौधे को हाइब्रिड बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वपरागण को रोकने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पुष्प का स्त्री केसर काट देवे और दूसरा का पुंकेसर, तो स्वपरागण किसी में नहीं होगा। जब होगा तो पर परागण ही होगा, क्योंकि एक में केवल पुंकेसर बचा, एक में केवल स्त्री केसर। तो काट के इस तरह से स्वपरागण को रोकने की क्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। यदि यही काम हम लोग थैली पॉलीथीन से ढक के करेंगे, एक का स्त्री केसर ढक देते हैं और एक का पुंकेसर ढक देते हैं, तब ऐसी स्थिति में इसे हम कहेंगे बैगिंग, इसे बैगिंग कहा जाता है। हालांकि बैगिंग ढक करके किया गया और विपुंसन जो है अलग अलग या काट के किया गया, तो दोनों स्थिति में ये स्वपरागण रुक गए, पर परागण होगा। यही को सिस्टम को रोकने की सिस्टम को विपुंसन कहते हैं या बैगिंग। तो विपुंसन को इमैस्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तब साथ में आते हैं रुधिर वर्ग में एंटीजेन्स और एंटीबॉडी यहां पर बना सकते हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप लिखेंगे। अब इधर होगा ब्लड ए ग्रुप हुआ ए, यहां दे सकते हैं ब्लड ग्रुप ए में होगा एंटीजेंस ए होता है और एंटीबॉडीज छोटा बी कर देंगे। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजेंस होता है, एंटीजेंस बी, और एंटीबॉडीज ए होता है। एंटीजेंस क्या लिख सकते हैं, एंटीजेंस, और उधर लिखेंगे एंटीबॉडीज। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजेंस है और एंटीबॉडी छोटा बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजेंस बड़ा बी और एंटीबॉडी छोटा है। ब्लड ग्रुप ए बी में होता है एंटीजेंस ए और बी, देखिए एंटीबॉडीज नहीं होते। उसी प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस नहीं होता, एंटीबॉडी ए और बी होता है। इस तरीके से किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस एंटीबॉडीज की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इससे एक अंक का सवाल बहुत पूछता है, पूछेगा कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजेंस क्या होता है। ओ में एंटीजेंस होता ही नहीं, केवल एंटीबॉडी छोटा है, छोटा बी दो होगा। अब या छोटा बी ये एंटीबॉडीज है, तो छोटा बी एंटीबॉडीज किसमें होता है, तो लिखा जाएगा कि ब्लड ग्रुप ए में और ओ में होता है। इस तरीके से हम एंटीजेंस एंटीबॉडीज को विभिन्न ब्लड ग्रुपों में कौन किस में किस प्रकार का होता है तय कर सकते हैं। अब बात रहे यहां देखिए एक संकर और द्विसंकर क्रॉस, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस। मेंडल ने कहा कि यदि लंबा का नाटा, एक उदाहरण ले लीजिए, एक एलील हुआ, एक विपरीत गुणों के जोड़े को कहते हैं एक एलील, तो लंबा का नाटा या गोल का झुर्रीदार, इनमें से कोई एगो ले लेंगे, उनके बीच क्रॉस किया गया तो इसे एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिडाइजेशन कहा गया। उसी प्रकार से हम गोलीय का अक्षय का शीर्षक से भी कर सकते हैं, हरा का पीला से भी, पीला का हरा से भी, बैंगनी का सफेद से भी। कोई भी इसमें से एक पेयर्स ले लेना है, विपरीत गुणों के जोड़े को एक लिलोमॉर्फ लेना है उसमें से, तो उससे हम कहेंगे एक संकर क्रॉस। जिसमें आपको एक अंक के सवाल में आता है कि इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात क्या था, तो जीनोटाइप का अनुपात था, जीनोटाइप में आ जाएगा 1:1 और फिनोटाइप में 3:1, जो देखने के आधार पर आया, और जो जिन के आधार पर आया 1:1 हुआ। उसी प्रकार से अगर हम लंबा नाटा गोल झुर्रीदार, तो गोल हुआ प्रभावी झुर्रीदार पर, लंबा हुआ प्रभावी नाटा पर, तो झुर्रीदार और गोल को हम एक साइड कर देंगे, या सॉरी से गलती हो रहा है, मान लीजिए गोल को और लंबा को ये दोनों प्रभावी है एक साइड कर दिए, और झुर्रीदार और नाटा अप्रभावी एक साइड कर दिए। जब दो गुणों को एक साथ लेकर के क्रॉस किया जाए तो द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। उसी प्रकार से दो या इससे अधिक एलीलों के बीच यदि हम क्रॉस करके ऐसा अनुपात प्राप्त करते हैं तो बहुसंकर क्रॉस भी कहलाता है। तो मेंडल ने यहां पर 3 शब्द दिए, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और बहुसंकर क्रॉस। मोनोहाइब्रिडाइजेशन, डाईहाइब्रिडाइजेशन, पॉलीहाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो द्विसंकर क्रॉस में एक
आपको आता है फेनोटाइप 9-3-3-1 होता है। तो इस तरह से इन अनुपातों को याद करने से आपको 1 अंक के सवाल हल हो जाते हैं। 1 अंक के सवाल हल होगा इससे, या फिर अगर पूछेगा तो 2 अंक 3 अंक में भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। 2-3 अंक के सवाल को का दुनिया भर के थोड़ी लिखा जाता है। 5 लाइन, 7 लाइन, 3 लाइन, 8 लाइन आप इसमें आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं, लेकिन 4 लाइन 5 लाइन कम से कम औसत रूप से लिखिए। तो इस तरह से यह मेंडल के नियम है। कुछ मेंडल अपने जीवन काल में पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये एक पादरी के रूप में चर्च में रह गए थे। चर्च में ही ऐसा जो है मटरों का खेती हो रहा था, उसी खेती में उन्होंने ऐसा देखा, और देखने के बाद अब एक प्रयोग करना शुरू कर दिए। उनके इस प्रयोग से आपको काफी मात्रा में ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसे मेंडल का वंशागति नियम से जाना जाता है। मेंडल जिसे वंशागति नियम के नाम से सो जानते हैं। तो मेंडल के वंशागति नियम में यही सब बातें शामिल है। मेंडल आगे चल करके खास करके धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। प्रयोग करते करते, पढ़ाई करते करते पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करते थे, और उसी में ज्यादा समय व्यतीत करते थे। इसलिए ज्यादा टाइम ये मतलब प्रयोगों पर नहीं दे सके, कम टाइम दे सकते। अगर ज्यादा टाइम देते तो और भी खोज कर सकते थे। कोई कहीं कहीं जैसे आप ये भी दिखता है कि इसे आपको सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, वर्णांता है, इसमें भी इनका योगदान रहा है। इसलिए इसे मेंडलियन विकार भी कभी कभी कहा जाता है। मेंडलियन विकार जो मेंडल द्वारा खोजे गए, ये विकार को एक तरह से रोग माना गया, और होता ही जेनेटिक रोग है, सब अनुवांशिक होता है। तो इस प्रकार से मेंडल का देखे यहाँ पर क्या कैसे के बारे में पढ़ाई कर लिए। एलील है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस है, प्रभावी अप्रभावी गुण है, जीनोटाइप फिनोटाइप है, F1 F2 है, विपुंसल है, दुर्बल एंटीबॉडीज की स्थिति है, और आपको एक संकर द्विसंकर क्रॉस है, बहुत संकर क्रॉस है, जो आपके कक्षा में भी नहीं है। एक संकर द्विसंकर तक अध्ययन कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो है बहुविकल्पी जीन भी दिए हैं। बहुविकल्पी उसका अर्थ होता है कि जैसे मान की काली मुर्गी है और सफेद मुर्गा है, क्रॉस करने के बाद कुछ बच्चे काले और कुछ सफेद, कुछ चितकबरे में भी कई तरह के, काले धब्बे वाले ज्यादा, उजला कम, उजला धब्बे वाले काले ज्यादा और काले कम, उजला और काले धब्बे वाले बराबर। ये दोनों जनरेशन से, काले और सफेद से कई तरह के बच्चे का जन्म हुआ। इसे हम बहुविकल्पता कहते हैं, मल्टी एलिलिज्म भी कहा जाता है। तो इस तरीके से बातों का भी अध्ययन इन्होंने किया मेंडल। तो मेंडल एक जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही कारगर सिद्धांतों को दिए। इन्हीं के सिद्धांत पर चलकर आज वंशागति के नियम को और आगे बढ़ाया जा सका है, और हम किसी भी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी के जनरेशन का पता हम लोग इसी प्रकार से लगाते हैं, इसी प्रकार से लगाते हैं। ये मेंडलियन लॉ के अंतर्गत आता है, इसे हम कहते हैं मेंडलियन लॉ। इसी प्रकार से मेंडल के संबंधी बातों का सवाल आप याद रखिए, परीक्षा में पूछते रहता है। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर हम लाइक सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।